दोस्तों, अगर जो भी हमारे पंचायत सहायक हैं, वो पूरा 1 साल का बायोडाटा लेना चाहते हैं कि हाँ, हमने पंचायत सहायक के दौरान क्या-क्या कार्य किए और पंचायत सहायकों का क्या दायित्व है। पंचायत सहायक की नियुक्ति क्यों हुई और हमारे पंचायत सहायक क्या-क्या कार्य कर सकते हैं। ये सब सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। अगर फ्रेंड्स आप पंचायत सहायक हैं, आप इंटरेस्टेड हैं जानकारी लेने में, तो हमारे साथ वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो देखिए आप सभी लोग, और आप सभी लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा कि पंचायत सहायक की भूमिका है, क्यों भर्ती कराई सरकार ने, आखिरकार हम लोगों का भविष्य क्या है इसमें, वो सब हम लोग देखेंगे। लास्ट दिसंबर 2021 से पंचायत सहायकों ने जो जो कार्य किए, उनका लेखा जोखा अगर आपको कभी रजिस्टर बनाने को पड़ जाता है, तो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा आपको। हाँ, सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी लोगों को देना चाहता हूं कि पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई, तो जो योजनाएं होती हैं ना पंचायत सहायक के अंडर, वो आप योजनाएं अगर गांव वालों को बताएंगे, जागरूक करेंगे, तो आप लोगों की भूमिका और ही बढ़ेगी अपने अपने गांव में। तो आज हम सबसे पहले आप सभी लोगों को स्क्रीन पर ले आए हैं। आप सभी लोगों ने अपने मोबाइल का यूपी पंचायत सहायक पोर्टल, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, सभी लोग खोल लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय शौचालय का रेट्रोफीडिंग का कार्य बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। रेट्रोफीडिंग में ये है दोस्तों, कुछ नवसृजित रेट्रोफीडिंग है और कुछ रेट्रोफीडिंग है। रेट्रोफीडिंग की भी कहानी अभी हम लोग आगे सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, योजनाओं के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, और योजनाओं के बारे में जानकारी लेने के बाद हम लोग एक एक बात पर, एक एक टॉपिक पर विस्तृत चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग योजनाओं की जानकारी में आ जाते हैं और हमारे सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाता है। यहां लिखा हुआ है, ग्राम पंचायत स्तर पर क्रियान्वित अन्य विभागों की लाभार्थी परक योजनाएं, नगद प्रावधान। ठीक है, सबसे पहले देखो हमारी आ गई वृद्धावस्था पेंशन योजना। इसमें क्या क्या है? इसमें 500 रुपया प्रति माह मिलता है। आप सभी जो भी व्यक्ति की आयु 60 वर्ष है, हो गई है, या कोई विशेष प्राथमिकता रखता है, तो उसको, जैसे बीपीएल कार्ड हो गया, तो उसको ये पेंशन दी जाएगी। उसके बाद ये हमारी विधवा पेंशन है दूसरी। विधवा पेंशन होती है जो पति की मृत्यु उपरांत, इसे निराश्रित महिला पेंशन योजना हिंदी में कहा जाता है। इसमें भी 500 रुपया प्रति माह मिलती है। महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कोई भी हो, सब पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद हमारी आती है दिव्यांग पेंशन योजना। अब दिव्यांग पेंशन योजना में आप सभी लोग तो जानते हैं, आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन अगर आप विकलांग हैं तो आप लोगों के पास न्यूनतम 40% विकलांगता का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तभी आप विकलांग पेंशन का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं फ्लैशबैक में। जैसे ही हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई दिसंबर में, तो पंचायत सहायकों के अनुबंध पत्र जमा कर दिए गए। अनुबंध पत्र ये प्रारूप होता है कि उसमें सब लिखा रहता है कि हाँ, मेरी नियुक्ति पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री के पद पर हुई है, और ये ठीक है। सरकार ने भी सोचा कि गांव में बेरोजगारी को कम करने के लिए, ये कह सकते हैं आप, एक भर्ती की गई जिसका नाम दिया गया पंचायत सहायक। या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि जो सरकार की योजनाएं होती थी, आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप सभी लोग इस फील्ड से जुड़े नहीं थे, तब भी आप लोगों को सरकार की योजनाएं जो होती थी नहीं पहुंच पाती थी। प्रधान को पता रहती थी, वो बस प्रधान तक ही सीमित रह पाती थी। सारे गांव वालों को ना योजनाओं का लाभ मिल पाता था और ना ही योजनाओं की जानकारी हो पाती थी।
तो सरकार ने ऐसा सोचा कि एक ऐसी भर्ती की जाए, हर ग्राम पंचायत में एक कंप्यूटर ऑपरेटर या एक सहायक, सहायक का मतलब है उस पूरी ग्राम पंचायत की सहायता करने वाला। कोई भी सरकार की योजना आए, वो गांव वालों को जागरूक कराए, उस योजना के बारे में बताए। अभी तक बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता था कि विकलांग पेंशन कैसे बनती है, कितने प्रतिशत सर्टिफिकेट होना चाहिए विकलांग का, विधवा कैसे बनती है, विकलांग कैसे बनती है, या वृद्धावस्था पेंशन कैसे बनती है। अगर आप लोग पंचायत सहायक के पद पर नहीं थे तो आप लोगों को भी 80% लोगों को यह जानकारी नहीं थी, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो सरकार ने जैसे ही हमारी लोगों की भर्ती की तो सबसे पहले हम लोगों को कार्य दिया गया पेंशन का। सबसे पहले हम लोगों को कार्य दिया गया पेंशन का कि पंचायत सहायक जितने भी हैं वो अब पेंशन का कार्य शुरू करेंगे। तो सरकार ने एक नया प्रोसेस शुरू किया जिसका नाम है केवाईसी। केवाईसी का फुल फॉर्म फ्रेंड्स होता है नो योर स्टेटस या नो योर कस्टमर, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आधार कार्ड में बैंक में केवाईसी होने लगी, जो खेती का पैसा आता था 2,000 रुपया प्रति 3 माह में, उसी प्रकार सरकार ने जो ये पेंशन आती थी 3 माह में 2,000, पहले तो 500 रुपया थी, लेकिन अब पेंशन की राशि 1,000 रुपया कर दी गई। ठीक है, तो इसमें सरकार ने क्या किया, कहा कि जितने भी ग्राम पंचायतें हैं और जितने भी हमारे पंचायत सहायक हैं वो अब अपने गांव की सारी जो वृद्धावस्था, 3 प्रकार की पेंशन होती है, आप सभी लोग तो जानते ही हैं। एक हमारी वृद्धावस्था पेंशन होती है जो 60 साल के बाद लागू होती है, और एक हमारी विकलांग पेंशन होती है जिसमें 40% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट होना चाहिए या प्रमाण पत्र होना चाहिए, और एक हमारी निराश्रित महिला पेंशन होती है। निराश्रित महिला पेंशन होती है जो महिला खुद पर आश्रित होती है या उसका पति मर चुका होता। ठीक है, या विधवा कह ले हम हिंदी के शुद्ध शब्दों में, तो जो विधवा पेंशन होती है उसे ही निराश्रित महिला पेंशन कहते हैं। ठीक, तो 3 प्रकार की पेंशन शुरू हुई। तो सभी के समाज कल्याण से सूचना दी गई कि जितने भी पंचायत सहायक हैं अपनी अपनी ग्राम समाज की लिस्ट को ले जाएं और यह कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कर लें। ठीक है, तो पंचायत सहायक जुट गए केवाईसी करने में। अब भाई केवाईसी तो होने लगी, लेकिन कुछ वक्त के बाद केवाईसी करने में 2 मुख्य समस्याएं आई। वो 2 मुख्य समस्याएं क्या थी? एक समस्या ये थी कि जिन लोगों का नाम पेंशन में कुछ और आधार कार्ड में कुछ और था, उनकी केवाईसी करने में बहुत समस्या आने लगी। उनकी केवाईसी हो नहीं रही थी, बताता था डाटा डिड नॉट मैच। फिर उसके बाद, या जिन लोगों ने मोबाइल नंबर अप्लाई करते वक्त लगाया था और वो मोबाइल नंबर उनका खो गया है, तो ओटीपी उनके पास नहीं आ रही थी, तो ये एक समस्या आ रही थी। खैर, जैसे तैसे पंचायत सहायकों ने कार्य को निपटाया बहुत ही सच्चे मन से, ईमानदारी से। तो ब्लॉक में बताई गई ये सूचना कि सर ऐसी ऐसी समस्या आ रही है। तो ब्लॉक के अधिकारियों ने, जो एडीओ समाज कल्याण विभाग के थे, कि जिन लोगों की केवाईसी करने में समस्या आ रही है, आप सभी लोग उन लोगों का आधार कार्ड एकत्र कर लेंगे और आधार कार्ड एकत्र करने के बाद आप लोग समाज कल्याण विकास में जमा करेंगे। तो सभी पंचायत सहायक गांव गांव में जाने लगे पेंशन के लिए। अब भाई गांव में जब पंचायत सहायक जाने लगे तो गांव में पंचायत सहायकों की भूमिका बहुत अच्छी हो गई। सभी लोग पंचायत सहायकों को जानने लगे। हाँ, उन्हें भी पता हो गया कि हाँ, कोई है जो हमारी समस्याओं का निदान कर सकता है। जो लोग प्रधान से नहीं कह पाते थे वो पंचायत सहायकों से कहने लगे। वो सारी बातें पंचायत सहायकों को बताई जाने लगी। कोई भी समस्या अब होती है तो लोग पंचायत सहायक को ढूंढते हैं, क्योंकि सरकार का उद्देश्य भी तो था कि पंचायत सहायक की नियुक्ति, और सहायक का मतलब ही होता है सहायता करना लोगों की, गांव के लोगों की। तो सब लोग जानने लगे। जैसे तैसे
पंचायत सहायकों ने आधार कार्ड एकत्र कर लिए और आधार कार्ड एकत्र करके अपने ब्लॉक में सबमिट कर दिए या जमा कर दिए। लेकिन अब आप तो जानते हैं कि सरकारी काम कैसे होता है। कोई एडीओ बदल जाए, फिर वही अपडेटेड वही पुरानी लिस्ट आ जाए, फिर पंचायत सहायकों को दौड़ाया जाने लगा कि जाओ फिर से आधार जमा करो उन लोगों के। तो काफ़ी समस्या आई। लेकिन काफ़ी समस्या आने के बाद 2-3-4 बाद सब कुछ पेंशन वाला काम पंचायत सहायकों ने बहुत ही अच्छी तरीके से निपटाया। जैसे ही पेंशन का कार्य निपटाया, पंचायत सहायकों के मानदेय को लेकर बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही थी, क्योंकि अभी भी कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो पंचायत सहायकों का मानदेय देने में हिचकिचाते हैं या मानदेय देते ही नहीं हैं। अब 6,000 की नौकरी है, पंचायत सहायक कार्य तो पूरी लगन से करता है, लेकिन जब मानदेय नहीं मिलता तो उसका मन भी कुछ उदास हो जाता है। खैर, जैसे तैसे जिन ग्राम पंचायतों में प्रधान के साथ पंचायत सहायक की पट रही थी, वहाँ तो मानदेय मिल रहा था पंचायत सहायकों को। लेकिन खैर, फिर भी खंड विकास अधिकारी ने भी इस पर बहुत जोर दिया था पेंशन को लेकर। उन्होंने ये भी कहा था कि हाँ, जल्द से जल्द पंचायत सहायकों की मानदेय को लगवाया जाएगा और आप लोग सच्चे मन से लगन से कार्य करते रहिए। जैसे तैसे पेंशन का कार्य पूरा हुआ। पंचायत सहायकों को ट्रेनिंग का कार्य बताया जाने लगा कि पंचायत सहायक अब अपनी मानदेय या अपनी तनख्वाह स्वयं पंचायत भवन में स्थापित कंप्यूटर से लगाएंगे। उसकी 1 दिवसीय ट्रेनिंग दी गई। अब आप लोगों को मैं बताऊं, अब सरकार ने पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट का चयन किया। तो सरकार ने सोचा कि कभी भी अगर डाटा की गणना के लिए कार्य आता है या कुछ भी फीडिंग करने के लिए काम आता है, तो हम अपने पंचायत सहायक से जो हम नियुक्ति कर रहे हैं उससे करवा सकते हैं। तो सरकार ने हर पंचायत भवन में, हर गांव में एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर और एक सिस्टम प्रोवाइड कराया। लाइट की सुविधा प्रदान कराई, जिससे गांव के लोगों को बाहर ना जाने पड़े। अब कंप्यूटर सिस्टम की व्यवस्था हो गई, तो सरकार ने कहा कि अब पंचायत सहायकों को हम CSC आईडी देंगे। CSC VLE आईडी होती है। ये वो आईडी होती है जिससे आप 279 योजनाएं हैं, जैसे आय, जाति, निवास, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, खसरा, खतौनी, इंतखाफ, ये भी सारे काम पंचायत सहायक करने लगे। अब सरकार का सोचना क्या है, अब इन लोगों को अगर हम लोगों ने कंप्यूटर प्रदान कराया है तो इन लोगों से ये भी कार्य करवाया जाए, जिससे गांव की जो जनता है या गांव के जो लोग हैं वो भी और संतुष्ट हों। तो मीटिंग बुलाई गई सभी पंचायत सहायकों की कि हाँ, अब आप लोगों को ये दिया जाएगा और उसमें प्रोत्साहन के रूप में पंचायत सहायक को 5 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। खैर, पंचायत सहायकों ने कुछ नहीं कहा, कहा चलो ठीक है। और 1-2 जगह का वो भी बताया गया कि हाँ, यहाँ के पंचायत सहायक ने इतना कार्य करके 50,000, 60,000, 70,000 रुपया महीना कमाए। ये इसलिए बताया गया जिससे हमारे पंचायत सहायक जो हैं उनके अंदर एक उत्तेजना आ जाए, वो थोड़ा खुश हो जाए कि हाँ, उनके अंदर एक प्रकार का जोश आ जाए कि हाँ, बस CSC आईडी मिलने दो, हम लोग भी ऐसी की तैसी कर देंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी भूमिका। फिर अब निर्वाचन आयोग की देखो बात, इलेक्शन इधर सर पे आ रहे थे, तो उधर जो BLO होते थे या जो सरकारी टीचर थे, उनको सरकार ने आधार कार्ड में, या आशा बहुएं जो थी आंगनबाड़ी, उनको कहा गया कि आप लोग क्या करिए, आप लोग निर्वाचन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दीजिए। अब भाई ये कार्य बहुत बड़ा, तो ये सारा कार्य पंचायत सहायक, सभी को, हर विभाग के लोगों को पंचायत सहायक दिखता है, उसी के ऊपर सारा कार्य थोप दिया जाता है। खैर, किसी तरह पेंशन का कार्य समाप्त करने के बाद अब पंचायत सहायक आ गए आधार सीडिंग करने में।
एसडीएम साहब का दबाव पड़ने लगा, बीडीओ सर का दबाव पड़ने लगा, एडीओ सर का दबाव पड़ने लगा। ग्रुप पर नोटिस जारी हुई, पत्र जारी हुआ कि अब हमारे जो भी पंचायत सहायक हैं वो आधार सीडिंग करेंगे डेली बाय डेली। अब भाई ब्लॉक में 2-3 कंप्यूटर, अब आधार सीडिंग के लिए पंचायत सहायक को बुलाया जाने लगा। शुरू के दिन में तो पंचायत सहायक मोबाइल से करने में काफी समस्या आने लगी भाई, मोबाइल से हो ही नहीं पा रहा था। तो फिर 2-2, 3-3 लोगों का ग्रुप बनाकर डेली ड्यूटी लगाई जाने लगी कि हाँ 4 पंचायत सहायक आ जाएंगे, इसके आगे के 4 पंचायत सहायक कल आएंगे, इसके आगे के 4 पंचायत सहायक परसों आएंगे। और जो लड़के थे आसपास के थे उनको रात में भी कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया या रात में कार्य करने के लिए कहा गया। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने भी एक एक दिन में 500-500, 600-600, 700-700 आधार सीडिंग किए निर्वाचन कार्ड में। एक लोग बोलता जाए, एक लोग करता जाए। वो IQJ से नंबर होता था या GHY से नंबर होता था, निर्वाचन नंबर डालना होता था, उसमें आधार कार्ड नंबर डालना होता था और सेव करना होता था, सबमिट करना होता था, तो बस फीडिंग हो जाती थी आधार की, जो कि तहसील से हम लोगों के पास बंडल के बंडल कागज आते थे और हम लोगों को दिन पर प्रतिदिन एक लक्ष्य को पूर्ण करना होता था कि हाँ सफीपुर ब्लॉक की रिपोर्ट क्या है, बांगरमऊ ब्लॉक की स्थिति क्या है, मुरादाबाद ब्लॉक की स्थिति क्या है और आस ब्लॉक की स्थिति क्या है। जो उन्नाव जिले के अंदर जितने भी 16 ब्लॉक आते थे सभी की रिपोर्ट डेली की डेली बन के जाने लगी। ठीक, खैर किसी तरह पंचायत सहायकों ने आधार सीडिंग का भी कार्य पूरा कर लिया। ठीक है, आधार सीडिंग का कार्य पूरा करने के बाद पंचायत सहायक अब थोड़ा एक्टिव हो गए कि हाँ वो अपने कार्य और अपनी भूमिका को धीरे धीरे जानने लगे। इसी बीच में वह ब्लॉक के द्वारा दिए गए निर्देशों का कार्य तो करते ही थे, हालांकि वो अब थोड़ा परिचित हो गए। सो अब हम लोग थोड़ा योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं जो पंचायत सहायक की। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, अभी कहानी को हम लोग इसी तरीके से आगे ले चलेंगे। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग सुनेंगे कि पंचायत सहायक की कहानी क्या है। थोड़ा योजनाओं के बारे में बीच बीच में बताते जाएं, जिससे आप लोगों को बोरियत ना महसूस हो। ठीक, अब एक योजना सरकार की आई, जननी सुरक्षा योजना। और हाँ, मैं ये भी आप लोगों को बता दूं कि ये जितनी योजनाएं मैं आज बताने जा रहा हूं, ये सारी योजनाओं पर पंचायत सहायकों को आज नहीं तो कल कार्य करना है। अभी केवल 3 पेंशन पर ही कार्य किया है 1 साल या 6 महीने में पंचायत सहायकों ने। उसमें ही देखो कितने पंचायत सहायक परेशान हो गए थे। देखो, पंचायत सहायकों की भूमिका ये है कि वो अच्छे से कंप्यूटर सीखे। मेरा तो मानना है कि हमारी जितने भी बहनें हैं, जितने भी भाई हैं, अगर कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज नहीं रखते हैं तो थोड़ा बेसिक कंप्यूटर कोर्स सीख ले 1-2 महीना, जिससे कि कभी उनको अगर सिस्टम पर बिठा दिया जाए और वो कार्य ना कर पाए तो काफी समस्या का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। ठीक है, तो हम लोग ये जननी सुरक्षा योजना क्या होती है इस पर बात कर रहे हैं। इसमें होता है 1400 रुपये प्रति प्रसव, संस्थागत प्रसव एवं उपरांत। गर्भावस्था का पंजीकरण अनिवार्य होगा। विशेष प्राथमिकता मिलेगी BPL, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लोगों की। हमारा कहने का मतलब है ये जो बच्चा होता है उसमें 1400 रुपया प्रति प्रसव पर मिलने लगा, पंजीकरण होने लगा। इसमें लिखा है जननी शिशु सुरक्षा योजना, प्रसूता तथा नवजात शिशुओं के लिए 30 दिन का इलाज फ्री, दवाइयां, उपयोग आने वाली सामग्री, लैब जांच सुविधाएं, ये सारी जो महिला होती है, गृहिणी होती है, उसको दी जाने लगी। ठीक है, फिर उसके बाद एक हमारी योजना चली, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसमें क्या था? इसमें था कि पहली बार मां बनने वाली हर गर्भवती महिला को 6,000 रुपये, अधिकतम 2 प्रसव तक, 2 बार प्रसव पर 6,000 रुपये। 1,000 रुपये गर्भाधान का पंजीकरण 150 दिन के भीतर कराने पर मिलेंगे और 2,000 रुपये कम से कम 1 प्रसव पूर्व जांच कराने पर गर्भाधारण के 6 माह
बाद 2,000 रुपये बच्चे के जन्म का पंजीकरण तथा बच्चे को बीसीजी, ओपीवी तथा डीपीटी एवं हेपेटाइटिस बी या पेटावेलेंट या इसके समतुल्य टीके का पहला चक्र लगवा लेने के बाद साथ ही 1,000 रुपये जो है ये संस्थागत प्रसव के लिए दिया जाएगा। तो ये योजना बहुत ही पंचायत सहायकों के लिए महत्वपूर्ण है, या हमारे जितने भी पंचायत सहायक हैं नहीं जानते हैं, आशा बहु लोग जानते हैं, तो गांव के लोगों को जागरूक कीजिए। ठीक। फिर उसके बाद एक योजना चली थी कन्या सुमंगला योजना। कौन सी योजना? बहुत लोग आप लोगों से पूछते होंगे कि ये कन्या सुमंगला योजना क्या है। अब हम कन्या सुमंगला योजना के बारे में बात करते हैं। इसकी पात्रता क्या है? इसकी पात्रता ये है कि जो परिवार 3 लाख प्रति वर्ष तक कमाते हैं, कितना? 3 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, वह इस योजना के लाभार्थी होंगे। मतलब 3 लाख के ऊपर जिनकी वार्षिक आय है वह इस योजना के नहीं लाभार्थी होंगे। 3 लाख के नीचे वाले सारे लाभार्थी होंगे। इसमें क्या होगा? इस योजना के तहत बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए, मतलब जब से बच्चे का जन्म हुआ है और जब तक वह स्नातक की पढ़ाई की जाएगी, 6 किस्तों में 15-15 हजार रुपये दिए जाएंगे। कितने रुपये दिए जाएंगे? 15-15 हजार रुपये दिए जाएंगे। यहाँ प्रति परिवार से तात्पर्य 2 बच्चे तक है। ये नहीं कि आपके घर में 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों को 15-15 हजार रुपये स्नातक तक दिए जाएंगे 6 किस्तों में। ऐसा नहीं है। केवल परिवार के 2 बच्चे ही लाभ के पात्र होंगे। ठीक है। कैसे लाभ मिलेगा ये हम जान लेते हैं। एक परिवार की 2 बेटियों तक इस योजना का लाभ। कन्या के जन्म पर 2,000 मिलेगा। 1 वर्ष होने पर 1,000 मिलेगा। कक्षा 1 में दाखिला होने पर 2,000 रुपया मिलेगा। कक्षा 6 में दाखिला होने पर 2,000 रुपया मिलेगा। कक्षा 9 में दाखिला होने पर 2,000 रुपया मिलेगा। और स्नातक में दाखिला होने पर 5,000 रुपया मिलेगा। ये टोटल हो गया हमारा 15,000। ये 15,000 रुपया कन्या सुमंगला योजना के तहत कन्याओं को दिया जाएगा। अधिकतम एक परिवार की 2 बेटे या बेटियों को दिया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद एक योजना चली प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब इस योजना के विषय में हम लोग जानेंगे। समस्त भारतीय नागरिकों के लिए बैंक में खाता, मतलब प्रधान जनधन खाता सरकार ने खुलवाना शुरू कर दिया। जनधन खाता फ्री खुलता था। एटीएम कार्ड की सुरक्षा थी। 1 लाख तक दुर्घटना बीमा मिलता था। 5,000 तक लोन की सुविधा थी। ये किया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 2 लाख का दुर्घटना बीमा होने लगा। ये दूसरी योजना आ गई। इसमें क्या था? इसमें था 12 वार्षिक प्रीमियम, मतलब कि 1 साल में दुर्घटना में अगर मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपया मिलेगा। दुर्घटना की वजह से स्थायी अगर विकलांगता भी आ जाती है तो भी 2 लाख रुपया मिलेगा। पता चला आपका एक्सीडेंट हुआ और आपका पैर टूट गया, तो विकलांग हो गए आप, तो आपको 2 लाख रुपये सरकार की तरफ से दिया जाएगा सुरक्षा बीमा योजना के तहत। अगर थोड़ा सा आंशिक विकलांगता है तो 1 लाख रुपया दिया जाएगा। इसमें आयु थी 18 साल से लेकर 17 साल के जो भी हमारे खाता धारक हैं उनको ये योजना का लाभ सरकार देती है। ठीक है। उसके बाद सरकार ने एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की। कौन सी योजना की शुरुआत की? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें क्या था? इसमें था कि 2 लाख तक का जीवन बीमा, 330 वार्षिक प्रीमियम, मतलब 1 साल में आपको 330 रुपया देना था और 2 लाख का आपका बीमा होता। इसमें पात्रता थी 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक के लोग। इस योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष के बीच के जो लोग थे वही ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक सरकार की योजना आई अटल पेंशन योजना, जो बहुत ही मशहूर रही। अटल पेंशन योजना, इसमें क्या था? 1,000 से लेकर 5,000 तक निश्चित पेंशन मिलती है अटल पेंशन योजना में।
इसकी जो पात्रता थी, मतलब कौन से लोग फायदा ले सकते हैं, आयु क्या होनी चाहिए उनकी, उनकी आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें हमारे क्या बताया गया है, 60 वर्ष की आयु से मृत्यु तक निवेशक को पेंशन निवेशक के निधन के बाद पति या पत्नी, किसी को एक को पेंशन पति या पत्नी के निधन के बाद जमा राशि जो भी 60 वर्ष की आयु तक जमा हो गई थी, जो भी अब 300 जो भी 60 वर्ष तक जमा हो गई थी, वह नामांकित व्यक्ति को स्थानांतरित की जाएगी, या पति या पत्नी जो भी होगा उसमें स्थानांतरित की जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चली। अब मुद्रा योजना क्या थी? मुद्रा योजना ये थी कि नया व्यापार अथवा अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए लोन, अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं, मुर्गी पालन हो गया, भैंस पालन हो गया, गाय पालन हो गया, भेड़ पालन हो गया, बकरी पालन, मछली पालन, ये जितने भी थे आप व्यापार से, इसमें क्या था, 50,000 से 10 लाख तक आप लोन ले सकते हैं। कम ब्याज दर पर मिलेगा आपको। महिला और एसटी के लोगों के लिए विशेष इसमें प्राथमिकता थी। ठीक है। मुद्रा योजना के बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो कि हमें नहीं लगता कि ऐसा अब भी कोई बचा होगा जिसको इस विषय में जानकारी ना हो। ये जो हमारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हुई, इसमें 2,000 रुपया प्रति किस्त मिलेगी, जो आप सभी लोग जानते हैं 6,000 3 किस्तों में मिलेंगे। इसमें क्या थी, जो जिनकी 2 हेक्टेयर से कम भूमि थी जिन किसानों की, उन्हीं लोगों को लाभ मिलेगा। हालांकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत सी जमीन है, वो भी फॉर्म डाल के इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। और इस समय 26,000 रुपया या 24,000 रुपया सरकार दे चुकी है किसान सम्मान निधि खाते में। उसके बाद फ्रेंड्स, आप सभी लोग देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पंचायत स्तर पर परिवार संबंधी योजनाएं एवं लाभ। इसमें क्या होता है, जैसे हमारी एक मनरेगा चलती है, आप सभी लोग जानते हैं ना, मनरेगा सब लोग जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है। इसमें क्या है फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं। इसका लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया कि 1 दिन से 100 दिन तक रोजगार प्रति परिवार, कि जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं या गरीब समुदाय के लोग हैं, सरकार ने कहा कि 100 दिन का तो रोजगार उनको दिया ही जाएगा, चाहे किसी भी तरीके से दिया जाए। 201 रुपये से लेकर 20,100 रुपये तक की कमाई इंसान कर सकेगा। ठीक है। वो गांव का, उसी गांव का निवासी होना चाहिए जिस गांव में वह काम करेगा। 18 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए, काम करने में इच्छुक होना चाहिए। विशेष इसमें प्राथमिकता यह है कि 33% महिलाओं के लिए काम की प्राथमिकता। अब जैसे 33% महिलाएं हैं तो वो केवल पानी ही पिलाएंगी, उनको सरकार की तरफ से छूट मिली है कि नरेगा में जहां कहीं भी काम चल रहा होगा वो महिलाएं जा सकती हैं, थोड़ा बहुत करके वो लोग अपना कमाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना आई। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना आई, इसमें था यूनिट 1 प्रति परिवार, 1,20,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के तहत जो आर्थिक सामाजिक जनगणना हुई थी CECCC 2011 में, उसी के अनुसार इसमें नाम मिलेंगे। आपको उन लोगों के नाम बताने हैं
जिन जिन लोग या जो भी लोग गरीब समुदाय से आते हैं या आवास के पात्र हैं, उन्हीं का आप या प्रधान के सहयोग से लिखा जाता है। उसके बाद अब आवास वाला हो गया तो महिलाओं को भी आवास मिलने लगा। फिर उसके बाद एक योजना आई लाल कार्ड वाली, अंत्योदय राशन कार्ड। अब लाल कार्ड की तो बात ही ना करो। सरकार लाल कार्ड के इतना पीछे पड़ी है जैसे कि लाल कार्ड वाले इस पृथ्वी पर स्वर्गवासी हैं। आपको एक कहानी हम सुनाने जा रहे हैं, सफेद कार्ड और लाल कार्ड की। अब पंचायत सहायक सभी को दिखने लगा, हर विभाग के लोगों को दिखने लगा। आप लोगों को बता दें कि सरकार ने एक आयुष्मान कार्ड योजना स्टार्ट की थी 2018 में, कि जो 2011 की जनगणना थी उसके अनुसार कुछ नाम आए थे, या जो भी आपके गांव की गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए आयुष्मान कार्ड योजना थी। 5 लाख तक वो फ्री इलाज करा सकते हैं। तो क्या हुआ, कुछ समय के बाद सरकार ने इसमें लाल राशन कार्डों वालों को भी जोड़ दिया। कहा जो लाल राशन कार्ड वाले हैं, पात्र गृहस्थी हैं, जो बहुत ही गरीबी के नीचे हैं, उन लोगों को, वो लोग भी अब अपना आयुष्मान कार्ड बना पाएंगे। अब इधर पंचायत सहायक पेंशन के कार्य से छूटा ही नहीं था कि उसको आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य सरकार ने सौंप दिया। अब भाई सरकार ने कहा कि जितने अंत्योदय राशन कार्ड वाले हैं और हर घर में जितनी यूनिट है, उन सभी का आप लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाना है। उनको जागरूक करना है कि आप 5 लाख तक फ्री इलाज करवा पाएंगे अगर आप बीमार पड़ते हैं। तो क्या था, पंचायत सहायक कार्य करने में तो एक्टिव हैं ही, आप सभी लोग तो जानते ही हैं, जुट गए भैया। तो ब्लॉक परिसर में हमारे एक मीटिंग रखी गई, सभी पंचायत सहायकों को बुलाया गया और सभी के मोबाइल नंबर पर एक आईडी जनरेट कर दी गई कि हाँ, सारे पंचायत सहायक अब इसी आईडी के थ्रू आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, वो भी मोबाइल से। अगर सरकार चाहे तो इस लक्ष्य को बहुत ही जल्दी शून्य कर सकती है। हर ग्राम के लैपटॉप और फिंगर मशीन मुहैया करवा के, अगर लैपटॉप ना दे सके सरकार तो फिंगर मशीन तो दे ही सकती है। फिंगर मशीन लगा के आप मोबाइल से भी आयुष्मान कार्ड बना पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। अब पंचायत सहायक भाई घर घर जाने लगे और मीटिंग में ये भी बताया गया कि जो भी पंचायत सहायक सबसे पहले अपने ग्राम को शून्य कर देगा या अपने गांव के सभी नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बना डालेगा, उसको 1,000 रुपया और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? 1,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र। पंचायत सहायकों के अंदर थोड़ा जोश आया। उन्होंने सोचा, हाँ बस हमारे गांव में तो 30 हैं, हमारे गांव में तो 40 हैं, हमारे गांव में तो 100 हैं, 1-2 दिन में हम अपना अपना गांव शून्य कर लेंगे और 1,000 रुपये पुरस्कार की धनराशि हम लोग पा लेंगे। लेकिन ऐसा कहाँ होना था। कहना तो आसान होता है सरकार को कि हाँ ये कार्य कर लो, लेकिन जब पंचायत सहायक कार्य करने के लिए शुरू हुए तो भाई घर घर जाने लगे, आशा बहुओं का सहयोग लिया। अब एक आयुष्मान कार्ड बनाने में शुरू शुरू में आधा घंटा लग जा रहा था। अब पंचायत सहायकों के दिमाग खराब कि भाई
एक आयुष्मान कार्ड बनाने में आधा घंटे का वक्त लग जाता है। सारा दिन घूमो फिरो तो 4 से 5 या 6 कार्ड बन पाते हैं। बड़ी समस्या। सरकार इधर परेशान, वो कह रही है कि पंचायत सहायक हमारे कार्य नहीं करेंगे, पंचायत सहायक हमारे इस तरीके से आयुष्मान कार्ड नहीं बना पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जिस ग्राम पंचायत में कोई ठीक ठाक होगा तो फोन नहीं खाए। तो ये हुआ। तो फिर सरकार ने ये आदेश दिया कि एक नया फीचर उस ऐप में डाल दिया। वो फीचर क्या था कि आप अब फेस मशीन, जो आरडी सर्विस होती है, फिंगर की मशीन, वो भी मोबाइल में लग जाएगी। अब पंचायत सहायक मोबाइल लेकर गांव में घूमता है, फेस कहता है ब्लिंक करिए आइस, बड़ी मुश्किल में एक दो आयुष्मान कार्ड बना पाया और भाई सब गए थक। तो ये, तो सरकार ने कहा कि भाई जितने लाल राशन कार्ड हैं उन लोगों का आप लोग आयुष्मान कार्ड बना दें जल्दी से जल्दी, बाकी का बाद में देखा जाए। क्योंकि सरकार का मानना यह है कि लाल राशन कार्ड वाले ही सबसे गरीब हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत से अमीर वर्ग के लोग भी ये सरकार की अंत्योदय राशन कार्ड स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, उनका भी लाल कार्ड बना है। तो उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, आगे की कहानी अभी हम जारी रखेंगे। जैसे ही अंत्योदय राशन कार्ड की बात आई तो इसमें क्या होता है, 35 किलोग्राम मिलता है प्रति परिवार को एक महीने में। वैसे 3 रुपये की दर से चावल, 2 रुपये की दर से गेहूं और 1 रुपये की दर से मोटे अनाज। हालांकि सरकार ने जब कोविड-19 का दौर था तो काफी दिन तक फ्री में अनाज दिया, फ्री में राशन बांटा, कोई 1 रुपया नहीं पड़ा। ठीक है, तो बहुत सरकार ने मदद की। तो लाल कार्ड राशन वालों की तो हो गई भाई बल्ले बल्ले, 35 किलो मिलने लगा, चाहे एक लोग हो परिवार में चाहे 2 लोग हो। ऐसे जिन लोगों की लाल कार्ड नहीं है उनको कहा जाता है पात्र गृहस्थी राशन कार्ड, उन लोगों को कहा जाता है, उन लोगों को कहा जाता है पात्र गृहस्थी। तो इसमें यह है, इसमें क्या है कि अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो आपको 20 किलोग्राम राशन मिलेगा, मतलब कि 5 किलोग्राम प्रति परिवार पर प्रति माह मिलेगा। तो आप 4 लोग हैं तो 20 किलो मिलेगा। इसमें भी वही सेम था, 3 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया। अब हम लोग आ गए वहीं पर। ये जितनी भी योजनाएं हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं, ये सारी पंचायत सहायकों को करनी ही है। अब हमारी अगली योजना आ गई, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। कौन सी आ गई? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मतलब कि आयुष्मान भारत। इसी की बात पर अभी हम लोगों ने चर्चा की है कि हाँ, आयुष्मान कार्ड तो आफत हो गई बनाने में। कौन किसने नहीं बनाए, गांव की आशाओं ने बनाए, गांव के सीएचओ ने बनाए, गांव के पंचायत सहायकों ने बनाए, तब भी गांव को शून्य नहीं कर पाए। ठीक है, इसमें क्या हुआ, आयुष्मान कार्ड 5 लाख का मुफ्त चिकित्सा, इसमें भी 2011 की जनगणना से लोग लिए गए थे। बहुत से लोग ये भी कहते थे भाई हमारा नाम नहीं है लिस्ट में, हमारा भी आयुष्मान कार्ड बना दीजिए। तो हम लोग सक्षम नहीं थे उन लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने में, क्योंकि अगर लिस्ट में नाम ही नहीं होगा तो हम लोग उन लोगों का आयुष्मान कार्ड कैसे बना पाएंगे। उसके बाद सरकार ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। उज्ज्वला योजना पर हम लोग बात करते हैं कि ये उज्ज्वला योजना क्या थी। प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना शुरू की। उज्ज्वला योजना ये थी, 1600 रुपये का सहयोग सरकार करती है सभी बीपीएल परिवार वाले लोगों के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ
कि सरकार ने शुरू में तो आप लोगों को सिलेंडर मुफ्त प्रदान की उज्ज्वला योजना के तहत, लेकिन बाद में धीरे धीरे सरकार ने टैक्स वसूलना स्टार्ट कर दिया। भाई सरकार है, कहीं ना कहीं से तो वो पैसे अदा ही करा लेगी। तो एक भ्रम था लोगों का कि फ्री में सिलेंडर मिल रहा है, लेकिन अब तो गैस भराने के लिए आपको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है। प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना के बाद स्वच्छ भारत मिशन आया, SBM जिसको कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है। इसी स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंचायत सहायकों को एक कार्य दिया गया, जिस कार्य को कहते हैं शौचालय की रेट्रो फीडिंग। और सारे पंचायत सहायक बखूबी जान गए हैं, क्योंकि उन लोगों की जिले पर से ट्रेनिंग भी होगी हुई है इस चीज को लेकर। मैं संक्षेप में 2 मिनट में आपको रेट्रो फीडिंग के बारे में समझाना चाहूंगा। रेट्रो फीडिंग दो प्रकार की हुई, एक हुई रेट्रो फीडिंग और एक हुई न्यू रेट्रो फीडिंग। न्यू रेट्रो फीडिंग में यह होना था कि जो भी परिवार अभी भी छूट गए हैं, जो भी परिवार अभी भी छूट गए हैं शौचालय पाने से, उन परिवारों को शौचालय दिया जाएगा। पंचायत सहायक उनका ऐप पर, यूपी पंचायत सहायक पोर्टल पर नई रेट्रो फीडिंग फीड करेंगे और उनका आधार और उनकी बैंक पासबुक की छाया प्रति उनसे लेकर, मतलब कि वही पासबुक या फोटो कॉपी लेकर आप अपने पास रख लेंगे। जब शौचालय की फीडिंग होगी तो प्रत्येक पंचायत सहायक से वो कागज मांगे जाएंगे, जिससे बार बार पंचायत सहायकों को दौड़ना ना पड़े। ठीक है। तो स्वच्छ भारत और रेट्रो फीडिंग में क्या करना था? रेट्रो फीडिंग में ये करना था जो हमारे पुराने शौचालय बने हैं, भाई 2011 से इन्होंने उठा लिया। पुराने शौचालयों से तात्पर्य ये है कि जिन शौचालयों की फर्श टूट गई है, जिन शौचालयों का दरवाजा टूट गया है, या जिन शौचालय में गड्ढा नहीं है या पूर्ण स्ट्रक्चर नहीं पूरा है, ये सब हाँ ना करके सर्वे करना था। ये हमारा स्वच्छ भारत मिशन का था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रति परिवार को 12,000 रुपए की सहायता दी जाती है शौचालय बनवाने के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक सौभाग्य योजना शुरू कर दी। अब भाई सौभाग्य योजना आप सभी लोग तो जानते ही हैं। सौभाग्य योजना में सरकार ने कहा कि हाँ, जो भी परिवार अभी अंधेरे में रहते हैं उनको मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाए, वो भी 2011 की गरीब जनगणना के अनुसार। सरकार भी बहुत दिमागी है भाई, कनेक्शन आपको तो दे दिया फ्री में, फ्री में लाइट तो देगी नहीं, बिल लेकिन फ्री वाले का बहुत तगड़ा आने लगा। अब वही आपको लगा के देख देंगे, फिर बाद में तो आपको बिजली का बिल देना ही पड़ेगा। लेकिन जनता हमारी भ्रम में रहती है कि हाँ, सरकार ने मुफ्त बिजली कलेक्शन योजना शुरू की है, भाई उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। उसके बाद उजाला योजना शुरू की हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि 40% कम रेट पर एलईडी बल्ब आवेदन, कि एलईडी बल्ब दिए जाएंगे अब सभी को 40% कम रेट पर। अगर मार्केट में वैल्यू इन बल्बों की 100 रुपये की है तो हम मात्र 40 रुपये में देंगे, जिससे शिक्षा और प्रशिक्षण होगा उजाला योजना में। बच्चे गांव शहर के प्रकाश में पढ़ पाएंगे। उजाला योजना से काफी सहयोग मिला। ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ? सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान, जो कि हमें लगता है 1999 में शुरू हुआ, ड्रेस, जूता, मोजा, यूनिफॉर्म वर्ष में वे रोट राज्य अनुदान 600 रुपये प्रति लाभार्थी प्राइमरी स्कूल का अंशदान, मतलब कि प्रति बच्चे को 600 रुपया दिया जाने लगा साल भर में, जितने भी हमारे उस स्कूल में बच्चे होते थे। ठीक है। फिर उसके बाद सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की। जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उसमें 4.5 रुपया प्रति लाभार्थी प्रतिदिन
अपर प्राइमरी स्कूल तथा 8.5 रुपये लाभार्थी प्रतिदिन। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हम लोगों को भोजन थोड़ा अच्छा प्रदान किया जाने लगा। ठीक है। अब उसके बाद छात्रवृत्ति पूर्व दसम एवं दसमोत्तर, ये हमारी पूर्व दसम एवं दसमोत्तर के अनुसूचित जाति सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए है। अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु अभिभावक की आय सीमा 1 लाख प्रतिवर्ष, सामान्य वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु अभिभावक की आयु 2.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष। आवेदन से लेकर भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन सब होने लगी, भुगतान सीधा बैंक में होता था। सरकार ने कौशल मिशन कार्यक्रम चलाया था जो बहुत ही फेमस हुआ था, सरकार का कौशल मिशन, और बहरहाल अभी भी चल रहा है। इसमें क्या किया जाता था, एक प्रकार से आप लोग समझेंगे कि बेरोजगारी को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने किया। जो भी हमारे 14 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के युवक या युवतियां थी उनको निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छानुसार पाठ्यक्रम और ट्रेड का चयन उन्हें दिया जाएगा। उच्च स्तरीय निजी तथा सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में ट्रेनिंग मिलेगी। प्रशिक्षण उपरांत रोजगार में सहयोग मिलेगा, जैसे कि सिलाई का सीखना। बहुत सारे कौशल मिशन में कार्य आने लगे जिससे आप सभी लोग सीख के फ्री में कहीं ना कहीं हुनर करके 8-10 कमा लेंगे और आप भूखे नहीं बैठेंगे। ठीक है। ये निर्माण कामगार श्रमिकों के लिए योजनाएं और प्रावधान। अंत्येष्टि सहायता योजना 25,000 रुपये मिलेंगे इसमें। खाद्यान्न सहायता योजना, चावल 5 किग्रा, दाल 1.5 किग्रा, चीनी 1 किग्रा, प्रति दिवस 15 किग्रा मजदूर। बालिका आशीर्वाद योजना 1 यूनिट 20,000। कन्या विवाह में 55,000 रुपया या 61,000 रुपया अंतर जातीय विवाह में। पेंशन तो आप लोग जानते हैं 1,000 से लेकर 12,000 रुपया सालाना। मातृत्व हितलाभ योजना पंजीकरण व मौजूद का की पत्नी एवं स्वयं महिला मजदूर। मध्य में भोजन 10 रुपया प्रति दिन दर से। ठीक है। फिर उसके बाद योजना आई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। जो हमारे असंगठित क्षेत्र के लोग थे उसमें श्रमिकों के लिए जो पेंशन थी उसके लिए आया। 60 वर्ष की आयु के उपरांत 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देगी सरकार। पेंशन पाने के दौरान यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन की 50% धनराशि जीवन साथी को पेंशन के रूप में मिलती रहेगी। जैसे कि किसी की उम्र 60 वर्ष हो गई, 3,000 रुपये उसकी पेंशन मिलना शुरू हो गई। खुदा न खास्ता उसकी मृत्यु हो गई तो जो उसकी पत्नी है उसको 3,000 का 50% मतलब 1,500 रुपया, 1,500 रुपया आप सरकार उसकी पत्नी को देगी। ठीक। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट योजना पर बात करते हैं। मृत्यु एवं विकलांग सहायता उपयोग योजना। तत्कालिक अगर है तो 1 लाख, फिक्स डिपॉजिट 4 लाख, पूर्ण विकलांगता 3 लाख, स्थायी विकलांगता 2 लाख। साइकिल सहायता योजना 3,300। जो हमारे पंजीकृत मजदूर हैं ये उन्हीं को सेवाएं मिल सकती। कक्षा जो 5 के हैं 2,000 रुपया, 2,000 रुपया, 2,000 रुपया, 2,000 दिया जाएगा। पुत्री है तो 2,500, पुत्र है तो 2,000।
उसके बाद कक्षा 7 आए, कक्षा 8 आए। कक्षा 7 के लोगों को 2,000 रुपया, कक्षा 8 के लोगों को 2,500 रुपया। दूसरी किस्त में 2,000, उसमें दूसरी किस्त में 2,500 रुपया। पुत्री को 500 रुपया ज़्यादा सरकार देती है और पुत्र को 2,000 रुपया। कक्षा 10 में 2,000 प्रथम किस्त, 2,000 द्वितीय किस्त। पुत्री को 3,500 रुपया प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त 3,000 रुपया। अगर कोई ITI करता है तो उसमें क्या है, प्रथम किस्त 5,000 रुपया, द्वितीय किस्त 4,000 रुपये। ये पुत्री की है, ठीक है। बी ग्रेड समकक्ष प्राप्तांक 6,000 या 5,000। इसका लाभ BA BCom BSc 6,000 पुत्री को। कहाँ लाभ हम लोगों को मिल पाता, क्योंकि हम लोगों को योजनाओं के विषय में जानकारी ही नहीं होती है, तभी तो हम योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। LLB करेंगे, पॉलिटेक्निक करेंगे, हर किसी कार्य में आप लोगों को करने का पैसा देगी आपकी सरकार। सरकार के पास बहुत धन है और वो हर कार्य के लिए देती है। अगर आप बलात्कार करते हैं, 3 लाख रुपया। मानसिक संताप के कारण हानि या क्षति, 1 लाख रुपया। तेजाब आदि हमले से अगर पीड़ित हैं, 5 लाख रुपया मिलेगा। मृत्यु हो गई, अब आपके घर में गैर कमाने वाले सदस्य हैं तो 1.5 लाख रुपये मिलेंगे। मृत्यु हो गई है अगर कमाने वाले सदस्य हैं तो 2 लाख रुपया मिलेगा। अगर मानव तस्करी से पीड़ित हैं तो भी 2 लाख रुपये मिलेगा। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4, 6, 7, 9, 11 और 14 के अधीन अपराधों के संबंध में क्षतिपूर्ति की धनराशि। बाल श्रम विद्या योजना में क्या हुआ, बाल श्रम से प्रभावित बच्चों का योजना में पंजीकरण अनिवार्य हुआ। नियमित स्कूली शिक्षा के लिए नकद सहायता दी जाने लगी। बालक को 1,000 रुपये प्रतिमाह, बालिका को 1,000 रुपये प्रतिमाह, ठीक है। बालिका को 1,200। और BSVI के तहत 8, 9, 10 तक की शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों को प्रत्येक कक्षा को पूरा करने के लिए 6,000 की अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी। बाल संरक्षण सेवाएं एवं प्रावधान, ये आप जब लोग पढ़ते थे तो स्कॉलर आप लोगों को मिलता था छोटी कक्षा में। वो दोस्तों स्कॉलर नहीं था, सरकार के द्वारा दिया गया आपको प्रोत्साहन राशि थी, जो अभी भी प्रोत्साहन राशि हर विभाग में मिलती है। लेकिन विभाग के लोग अपने पैसा आपसे लेते हैं, एडमिशन करते हैं और आपको उसी विभाग के अंदर बंद, ठीक है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली आज की वीडियो हमारी पंचायत सहायक की योजनाओं से संबंधित थी। पंचायत सहायक के क्या क्या कार्य हैं, पंचायत सहायक ने एक साल में कितने कार्य किए, वो सारे कार्य को हमने विद डिटेल आप लोगों को बताए हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पंचायत सहायक को लक्ष्य दे दिया गया है रेट्रो फीडिंग करने का। तो इस समय सारे पंचायत सहायक रेट्रो फीडिंग करने के कार्य में लगे हुए हैं। सरकार ये नहीं जानती है कि हाँ, वही पुराने शौचालय अगर हम दोबारा पुतवा देंगे तभी कोई समस्या ना हो। तो बहरहाल समस्या तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब एक एक शौचालय तो पंचायत सहायक देखने जाएगा नहीं। कुछ शौचालय ऐसे हैं जिनका रेट्रो फीडिंग में नाम शो हो रहा है और ना वो जमीन पर हैं, ना उनका कोई भी अस्तित्व है। जब उस आदमी से शौचालय के विषय में जानकारी ली जाए या ली गई तो उसने यही जगह बता दिया होगा। हाँ, जो भी है, ठीक है। सो आज की वीडियो आप सभी पंचायत सहायकों के लिए हो गई, बहुत ही खास हो गई। आप सभी पंचायत सहायक ऐसा करिए, अपने कार्य को बहुत ही सच्चे ईमानदारी पूर्वक करिए।
प्रतिदिन उपस्थिति अवश्य लगाते रहिए, क्योंकि एकमात्र उपस्थिति ही चारा है जिससे आप अपनी ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान या सेक्रेटरी को बता सकते हैं कि हमें क्या करना है, कि हाँ मैं इस दिन ये कार्य किया, मैं इस दिन पंचायत भवन में उपस्थित रहा, मैंने ये किया, जिससे कभी भी कोई आपसे ये न कह पाए कि आपने अपने ग्राम समाज में ये कार्य नहीं किए। ठीक है फ्रेंड्स। और पंचायत सहायकों को मैं और एक बात बताना चाहता हूं कि उपस्थिति लगाने के साथ साथ वह गांव में कुछ वृद्ध लोगों से भी जानकारी लिया करें कि उनकी क्या समस्या है, उनकी समस्या का क्या हल कराया जाए। ये सब, ये सारी समस्याएं पंचायत सहायक स्वयं फिल कर लेगा। सो इसी के साथ आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। और हाँ, आप लोगों को बता दूं कि रेट्रो फीडिंग में जो लोगों के नाम नहीं आ रहे हैं, या वो लोगों का नाम मतलब है उस लिस्ट में और न जमीन पर उनका बना ही नहीं हुआ है, तो आप ऐसे लोगों की एक लिस्ट बना लेंगे और लिस्ट बना करके उनका आप सभी लोग अपने ब्लॉक में जो एसबीएम के ऑपरेटर हैं उनको दे देंगे। हालांकि मेरी बात हुई है तो आने वाले सोमवार को हम सारे डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे। ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, एंजॉय कीजिए, और पंचायत सहायक से जुड़ी सारी खबरें आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। सो थैंक यू।